नमस्कार, स्वागत है आपका 2 बजे के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आशा झा। दिल्ली से बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर एक बार फिर खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली में घर घर राशन योजना को लेकर दिल्ली और केंद्र के बीच एक बार फिर तनातनी देखने को मिल रही है। केजरीवाल और बीजेपी ने इसे लेकर एक दूसरे पर सियासत करने का आरोप लगाया है। राशन योजना पर रोक लगने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने केंद्र से पूछा कि योजना लॉन्च होने के सिर्फ 2 दिन पहले इस योजना पर रोक लगाने का क्या मतलब है। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। घर घर राशन पहुंचाया जाना था, आपको बता दें, इस योजना के तहत। लेकिन सीएम केजरीवाल का कहना है 5 बार इजाजत ली गई, कोर्ट में भी कोई आपत्ति नहीं बताई गई केंद्र सरकार की तरफ से, जबकि पार्टी थी केंद्र सरकार। तो फिर इस योजना को लागू होने के महज 2 दिन पहले क्यों रोका गया? चलिए हम आपको सीधा इस वक्त लिए चलते हैं। मनीष सिसोदिया इस वक्त कुछ कह रहे हैं। गालियां मुबारक। 2 चीजें उन्होंने कही। पहला तो उनकी गालियों गलौज पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जो वो गाली देते हैं, जो उनके संस्कार हैं, वो करते रहें। लेकिन डोर टू डोर डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, गरीब लोगों के राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पे उन्होंने 2 चीजें कही। मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना। उनका कहना है कि जो व्यवस्था चल रही है वो ठीक है, वो तो ऐसे ही चलेगी। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि जो देश में 80 करोड़ लोगों के राशन की चोरी हो रही है, उसकी तरफ आम आदमी पार्टी, केजरीवाल सरकार आंख उठा के ना देखे। वो चोरी तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही करती रहेगी। उनका कहना है कि 70 साल कांग्रेस ने वो चोरी की थी और अब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है सत्ता में आके सत्ता चलाने का, तो अब भारतीय जनता पार्टी भी गरीब के लोगों के राशन की चोरी इसी तरह से करती रहेगी। वो उसमें कोई करेक्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे चोरी चल रही है वैसे राशन की चोरी चलती रहे, उन्होंने साफ साफ कहा है। उसकी तरफ कोई आंख उठा के ना देखे, उस चोरी में कोई उनको रोकने की कोशिश ना करे, नहीं तो वो गाली गलौज पे उतर आएंगे, नहीं तो वो बुरा भला कहने लगेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि हम एक्स्ट्रा चार्ज लगाना चाहते हैं, हम एक्स्ट्रा चार्ज लगा के कमाई करना चाहते हैं। संबित पात्रा जी, केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार है, जरा ठीक से ऑर्डर पढ़ लीजिए। आपकी सरकार ने ऑर्डर कर रखा है कि कोई भी राज्य सरकार अगर इस राशन को, पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन को, अगर गरीब लोगों को पीस कर आटे में कन्वर्ट करके देना चाहती है तो वो गरीब लोगों से 3 रुपए चार्ज कर सकती है। आपने 3 रुपए गरीब लोगों से राशन की पिसाई का ऑर्डर कर रखा है आपकी सरकार ने, और इसी ऑर्डर के बेस पर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार हरियाणा के गरीब लोगों से 3 रुपए राशन की पिसाई लेती है, और राशन की दुकानों पे आके लोगों को वो राशन की जगह आटा उठाना पड़ता है, अगर मिलता है तो। दिल्ली सरकार का प्रपोजल कहता है कि हम केवल 2 रुपए पिसाई लेंगे और राशन घर पे दे के आएंगे। हम केवल उस आदमी से 2 रुपए चार्ज करेंगे पिसाई के। आपने 3 रुपए कर रखा है, और आपकी भारतीय जनता पार्टी की कई सरकारें पूरे देश में 3-3 रुपए ले रही है गरीब लोगों से। हमने कहा है हम 2 रुपए का चार्ज लेंगे और उसका पिसा हुआ आटा उसके घर पे दे के आएंगे। ये आपको घर पहुंचने में प्रॉब्लम है, आपको इस बात से प्रॉब्लम है, आपको गरीब आदमी से 3 रुपए वसूले जा रहे हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी की राज्यों की सरकारों से। उस पर ये पूरा मामला हालांकि राशन की होम डिलीवरी को लेकर है। ये आप सुन रहे थे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को, लेकिन इसके पहले केंद्र पर कैसे निशाना साधा खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, आपको हम सुनवाते हैं। सारी तैयारी हो चुकी थी, बस अगले हफ्ते से ये शुरू होने वाला था। ये क्रांतिकारी कदम होने वाला था, और अचानक आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया। क्यों सर, आपने ऐसा क्यों किया? पिछले 75 साल से इस देश की गरीब जनता राशन माफिया का शिकार होती आई है। पिछले 75 सालों से हर महीने फाइलों में जनता के नाम का राशन जारी होता है, पर उनको मिलता नहीं है। अधिकांश राशन चोरी हो जाता है। ये राशन माफिया बहुत ताकतवर है सर, बहुत ताकतवर। इस राशन माफिया के तार बहुत ऊपर तक हैं सर।
75 साल में आज तक कोई सरकार इस माफिया को खत्म करने की हिम्मत नहीं कर पाई। दिल्ली में पहली बार एक सरकार आई है जिसने ये हिम्मत दिखाई है। अगर ये घर घर राशन व्यवस्था लागू हो जाती ना सर, ये राशन माफिया खत्म हो जाता। पर देखिए ये राशन माफिया कितना ताकतवर निकला। दिल्ली में ये योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी और एक हफ्ता पहले इन्होंने इसको खारिज करवा दिया। आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। ये गलत है सर। हमने एक बार नहीं 5 बार आपकी अप्रूवल ली है। ये रही सारी चिट्ठियां। केंद्र सरकार को हमने इतने सारे खत लिख के बताया कि हम ये योजना दिल्ली में लागू करने जा रहे हैं। कानूनन हमें दिल्ली में ये स्कीम लागू करने के लिए केंद्र सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कानूनन इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन हम केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते थे, इसलिए हमने एक बार नहीं 5 बार आपका अप्रूवल लिया है सर। मार्च के महीने में हमारी योजना पे आपकी सरकार ने कुछ आपत्तियां लगाई, हमने आपके सारे ऑब्जेक्शन पूरे कर दिए। केंद्र सरकार के कुछ ऑफिसर कह रहे हैं कि इस स्कीम के खारिज होने का असली कारण यह है क्योंकि केंद्र सरकार का राशन है। ये योजना लागू करके दिल्ली सरकार को इसका श्रेय क्यों मिलना चाहिए? सर यकीन मानिए ये काम मैं रत्ती भर भी क्रेडिट के लिए नहीं कर रहा। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी तरह गरीबों को उनका पूरा राशन मिले। आप प्लीज मुझे ये लागू कर लेने दीजिए। सारा क्रेडिट आपका, सारा श्रेय आपका। मैं खुद सारी दुनिया से कहूंगा खड़ा होके कि ये योजना मोदी जी ने लागू की है। और फिर ये राशन ना आपका है ना मेरा है। ये राशन ना आम आदमी पार्टी का है ना भाजपा का है। ये राशन तो इस देश के लोगों का है और इस राशन की चोरी रोकने की जिम्मेदारी हम दोनों की है। इस वक्त देश बहुत भारी संकट से गुजर रहा है। ये वक्त एक दूसरे का हाथ पकड़ के मदद करने का है। ये वक्त एक दूसरे से झगड़ने का नहीं है। तो ये आपने दिल्ली सरकार का पक्ष सुना, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल सरकार पर केंद्र की योजना पर राजनीति चमकाने का आरोप लगाया। संबित पात्रा ने कहा केंद्र से मिलने वाले सस्ते राशन को केजरीवाल खुद की योजना बताकर सिर्फ क्रेडिट लेना चाहते हैं। संबित पात्रा ने आरोप लगाया बिना सही वेरिफिकेशन के राशन को बांटने में धांधली करने की तैयारी थी। ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, यह एक राष्ट्रीय स्कीम है, यह एक नेशनल स्कीम है। ये पूरे राष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में एक यूनिफॉर्म स्कीम के अंतर्गत काम करती है, यूनिफॉर्मिटी के साथ काम करती है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो कोई भी राज्य हो, हर राज्य में यूनिफॉर्मली काम करती है और कोई भी राज्य इसको डिसरप्ट नहीं कर सकता है। कोई भी राज्य का यह अधिकार नहीं है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को बंद कर दे और अपने तरीके से उसी स्कीम में से स्कीम निकाले। ऑक्सीजन दे दिया है, हम घर घर ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। अरे आप तो ब्लेम कर रहे थे सुबह से कि मोदी जी ने आपको कुछ नहीं दिया, और फिर कैसे आपने घर घर पहुंचा दिया? मोदी जी राशन नहीं दे रहे। राशन क्या दे रहे हैं मोदी जी ने? हमने अभी आपको आंकड़े दिए हैं। मोदी जी 25 रुपए दे रहे हैं, आप 2 रुपए दे रहे हैं। मोदी जी 33 रुपए दे रहे हैं, आप 3 रुपए दे रहे हैं। और उसके बाद भी आप इतनी जोर आवाज कर रहे हैं, जबकि जो भी आपका ड्यू है वो ड्यू आपको मई और जून के महीने का वो दे दिया गया है, आप उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी बी फॉर ब्लेम, ए फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड बी फॉर ब्लेम, सी फॉर क्रेडिट। हर चीज में क्रेडिट लेना है जी इनको, बस क्रेडिट। सुबह से उठकर दोनों भाई अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया 2 डायरेक्शन में निकल जाते हैं, क्रेडिट लेने की डायरेक्शन। डी, ड्रामा। आज पता नहीं किस, मैं तो मोदी जी आप देखिए लड़ने का समय ही नहीं है जी। हम सबको मिलके काम करना चाहिए जी।
हम किसी भी विषय में मैं राजनीति नहीं करता हूं। अरे अरविंद केजरीवाल जी, हर विषय में आप केवल राजनीति करते हैं। सुबह से शाम तक राजनीति, सर्जिकल स्ट्राइक हो तो राजनीति। 26 जनवरी के समय तो आप रजाई ओढ़ के लेटे हुए थे। आपको याद है ना राजपथ पे कैसे रजाई ओढ़ के लेटे हुए थे कि 26 जनवरी तक नहीं होने दूंगा। और आप बोल रहे हैं आप राजनीति नहीं करते हैं। हर चीज में राजनीति करते हैं। वैक्सीन में राजनीति, राशन में राजनीति, ऑक्सीजन में राजनीति, बेड में राजनीति, वेंटिलेटर में राजनीति, हर चीज में राजनीति करते हैं। और फिर ऐसा ड्रामा करते हैं कि मैं तो कुछ नहीं करता हूं जी, वो सारा कुछ मोदी जी मुझे नहीं करने दे रहे हैं। तो आखिरकार फिर से राजनीति जीतती नजर आई क्योंकि ये योजना ही रद्द हो गई। बहरहाल बढ़ते आगे, देश में लगातार कोरोना की रफ्तार में कमी आ रही है। कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारें भी अब कोरोना कर्फ्यू के नियमों में छूट दे रही हैं। सोमवार से देश के कई बड़े राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात की राज्य सरकारों ने सोमवार को शर्तों के साथ अनलॉक करने का ऐलान कर दिया है। भले ही लोगों को छूट दी जा रही है, लेकिन कुछ पाबंदियां, कुछ सावधानियां अभी भी जारी रहेंगी। ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात अनलॉक, क्योंकि अब आपको दिखेगा सड़कों पर रश देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब आती है आम जनता के ऊपर, क्योंकि हम दोहरे वेव में अच्छी तरीके से ये देश भुगत चुका है। इससे कितनी सीख ली गई है, कितना सबक लिया गया है, उसके बाद क्या इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये सीधी सीधी अब जिम्मेदारी आम लोगों पर आती है। क्योंकि अभी तीसरी वेव की आशंका बनी हुई है और कोविड प्रोटोकॉल का ऐसे में पालन करना सबसे जरूरी चीज है। ये जिम्मेदारी लोगों को समझनी पड़ेगी। थर्ड वेव सितंबर, अक्टूबर में आ सकता है और बच्चों पर ही इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन तमाम जगहों पर कल से आपको देखने को मिलेगा कि कैसे जवाबदेही तय की जाती है, निगरानी कैसे की जाती है। दिल्ली अनलॉक 2 सोमवार से शुरू हो जाएगा, यानी दिल्ली को अब धीरे धीरे करके खोला जा रहा है। हालांकि सख्त नियमों के साथ ही दिल्ली को खोला जाएगा। सबसे पहले जो आ रहा है वो है दिल्ली में बाजारों को 50% की कैपेसिटी से खोला जाएगा, यानी ऑड और इवन के हिसाब से खोला जाएगा। आप सामने देख रहे हैं, अगर शॉप का नंबर है 3 तो वो ऑड डे पे खुलेगी, और उसके बाद वाली आप जो देख रहे हैं, हालांकि वो एसेंशियल शॉप में आ जाता है, चूंकि केमिस्ट की शॉप है तो वो पूरे समय के लिए खुल सकती है। लेकिन जो नॉन एसेंशियल शॉप्स हैं वो केवल ऑड इवन के आधार पर ही खुलेंगी। वहीं दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि दिल्ली मेट्रो 50% की कैपेसिटी से खुलने जा रही है। वहीं सरकारी दफ्तर और प्राइवेट ऑफिसेज जो हैं वो भी 50% की कैपेसिटी से खुलेंगे। हालांकि वर्क फ्रॉम होम को अभी भी तवज्जो दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ कहा, जितना वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं वो करिए, लेकिन अनलॉक इसलिए भी करना ज़रूरी है क्योंकि जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं उनको उनके कमाई धंधे का एक स्रोत मिल सके। क्योंकि जाहिर तौर पर जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं उनके कमाई के धंधे बंद हो चुके हैं और उनको खासी परेशानी है। आप देखिए, ये जो है वो एसेंशियल कमोडिटी में आती है तो ये 24/7 खुल सकती है, नहीं तो दिल्ली के बाज़ारों को 10 से 8 बजे तक खोला जा रहा है। सर, सोमवार से जो है वो बाज़ार खुल जाएंगे। आपको लगता है कि जो ये इवन ऑड का कॉन्सेप्ट है कि कुछ दुकानें खुलेंगी, कुछ बंद रहेंगी, ये सक्सेसफुल हो पाएगा और कोरोना पे लगाम अनलॉक के बाद भी लगाई जा सकती है? अनलॉक के बाद लगाई जा सकती है, अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क वगैरह अच्छे से लगाएं तो हम उसमें कामयाब हो सकते हैं। लेकिन बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। सरकार और प्रशासन के अलावा पब्लिक की भूमिका इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। कैमरामैन मिंटू के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित हरे रामा हरे कृष्णा रेस्टोरेंट के ठीक सामने। अभी तक जो पहले की गाइडलाइन थी उसके मुताबिक ऑनलाइन डिलीवरी ही दी जा रही थी, लेकिन अब कल से लोग जो हैं होटल और रेस्टोरेंट से जुड़े हुए वो अब 50% कैपेसिटी के साथ होटल खोल सकते हैं। जो ज़रूरी दुकानें हैं, ज़रूरी सामानों से जुड़ी, वो शाम को 4 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं गैर ज़रूरी जो दुकानें हैं वो सोमवार से शुक्रवार तक शाम को 4 बजे तक खुली रहेंगी। शूटिंग जो है वो अब शुरू कर दी जाएगी, उसके लिए भी परमिशन दी गई है। लेकिन लोकल ट्रेनों में अभी भी जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं या ज़रूरी जो काम ऐसा करते हैं, उनके लिए छूट दी गई है। आम मुंबईकरों के लिए लोकल ट्रेन में अभी सफ़र मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में थोड़ी सी राहत
ज़रूर लोगों को मिली है कि अब कल से खोलना है, साफ सफाई, सैनिटाइजर। सैनिटाइजर फुल फोर्स करके रीओपन करेगा, इट विल टेक टाइम फुल फोर्स के लिए जी क्या। इधर यूपी के इटावा में कोरोना काल के दौरान एसपी नेता के काफिले में 100 गाड़ियों के शामिल होने के मामले में प्रशासन ने एक्शन लिया है। इटावा पुलिस ने ऑडी समेत कुल 24 गाड़ियां जब्त कर ली हैं और अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। दरअसल जेल में बंद समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र यादव की रिहाई के बाद समर्थक एक लंबे चौड़े काफिले के साथ निकले थे। करीब 100 गाड़ियों के काफिले का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। ये देखिए कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी खुलेआम। एसपी नेता की रिहाई पर यह काफिला पहुंचा था। कोरोना काल में नियमों की उड़ी धज्जियां, सड़क पर निकला गाड़ियों का काफिला। नेताजी जीत के नशे में थे चूर, 2 गज की दूरी को गए भूल। जेल से छूटते ही निकाला जुलूस, 200 लोगों पर दर्ज हुआ केस। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए निकला ये काफिला समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव का है। यूपी के इटावा जेल में बंद धर्मेंद्र यादव की रिहाई के बाद समर्थक इतने जोश में दिखे कि कोरोना काल में 2 गज की दूरी और मास्क लगाने की मजबूरी को भूल गए। नेताजी के समर्थकों को न तो महामारी का डर था और न ही पुलिस प्रशासन का। धर्मेंद्र ने हाल ही में दिव्यापुर से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता है। हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र पर गैंगस्टर एक्ट लगा था और वो इटावा जिला जेल में बंद था। जानकारी के मुताबिक जेल गेट पर उसे लेने के लिए 1-2 गाड़ियां ही पहुंची थी। रास्ते में धीरे धीरे करके करीब 100 गाड़ियां काफिले में शामिल हो गयी। इस दौरान धर्मेंद्र एक खुली ऑडी में सवार हुआ और काफिला हाईवे से औरैया की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। गाड़ियों में क्षमता से ज्यादा समर्थक लदे दिखे। इस दौरान न तो किसी के चेहरे पर मास्क दिखा और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। बहरहाल नेताजी के काफिले की फोटो और वीडियो वायरल होने में ज्यादा देर नहीं लगी। इसके बाद पुलिस नींद से जागी और आनन फानन में जिला पंचायत सदस्य समेत 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। अब पुलिस हाईवे पर लगे सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।